यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती थी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती थी, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम अपॉन टोटल मास, यही हुआ करती थी। एंड एक्सेलरेशन क्या होती थी, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये दो फॉर्मूले हमने कल देखे थे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले देखे थे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कब कंजर्व होगा, जरा मुझे देख के बताओ। सिस्टम का जो ये लीनियर मोमेंटम आपको दिख रहा है, ये कंजर्व कब होगा, कांस्टेंट कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। यस और नो। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ F external on the system of particle is 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर क्या होगा, 0, तो हम कह सकते हैं उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या हो जाएगा, 0, एंड हेंस its velocity will be constant. Its velocity of center of mass will be constant. और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यहां से हम कह सकते हैं कि उसका जो मोमेंटम होगा सिस्टम का, जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम कैसे पहुंचे, हम यहाँ पर ये देखना होगा कि सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारी क्या होना चाहिए, 0। सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारी 0 होना चाहिए, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वेलोसिटी 0 होगी, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। सिस्टम का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल मोमेंटम ऑफ और समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम। यस, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 यही करते थे। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, करेक्ट। तो यहां पर एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, क्या, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल if no external force is acting on system, then we can say then total momentum of system of particle
will be conserved। क्या कहेंगे? तो एक तरह से ये स्टेटमेंट हो गई फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ, ये पी होगा बेटा, आपने भी एफ लिखा होगा क्या? और इस देखो एफ लिखा होगा, देखो कितने बच्चों ने एफ लिखा है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एसओपी, यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया था, आपने भी लिखा है क्या? नहीं, वेरी गुड। फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एसओपी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी कंजर्व्ड। ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। ये हम यहां तक कैसे पहुंचे? हमने पहले देखा था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी को मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी को कांस्टेंट कब कर सकते हैं? जब उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? जब उसकी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी मैंने ठीक वैसे ही लिखी है, करेक्ट। अच्छा, इसमें एक टॉपिक आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ये नोट कर लेना आपने सभी ने। recoil velocity of gun। recoil velocity of gun, recoil velocity of gun, ठीक है। अब देखो recoil velocity of gun में हम क्या करते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा ये हमने जान लिया, जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व फॉर दैट सिस्टम। ठीक, यहाँ वेलोसिटी ऑफ गन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा देखो ध्यान से सिचुएशन होती क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक गन है, सपोज ये क्या है, एक गन। यहां से, अच्छा इनिशियली गन और बुलेट दोनों की वेलोसिटी क्या थी? जीरो। यस, तो हम बोल सकते हैं बुलेट और गन की वेलोसिटी जीरो है, दैट मींस टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। आफ्टर फायर, जब वो फायर करेगा तो बुलेट यहां से निकलेगी, और यहां से निकलने के बाद सपोज ये बुलेट आगे की तरफ जा रही है विद सम वेलोसिटी आगे की तरफ, ये मैंने मान ली वी बी, ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, करेक्ट। और ये स्मॉल एम, सपोज ये मास है बुलेट का, और यहां पर मैंने बोल दिया दिस इज द कैपिटल एम, दिस इज मास ऑफ गन। एक बात बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी ने मोमेंटम गेन किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर बुलेट ने मोमेंटम गेन किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल मोमेंटम तो कंजर्व था सिस्टम का, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का टोटल कितना था? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो इस बुलेट ने आगे की तरफ मोमेंटम गेन कर लिया, जिसके कारण इस गन को पीछे की तरफ मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, तभी ये इसका मोमेंटम कैसा होगा? नेगेटिव। तब इसके मोमेंटम को कैंसिल आउट करके जीरो कर पाएगा वो। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस गन ने पीछे की तरफ मोमेंटम गेन किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि गन, जो गन है, इसके पास जो वेलोसिटी आई होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आई होगी। जो हाथ में जब फील होता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो किसकी वजह से होता है? इसी मोमेंटम की वजह से होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सपोज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वी जी हमने इसको लिख दिया, दिस इज द वेलोसिटी। और इसको हम बोलते क्या है? इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एज एफ एक्सटर्नल, as f external is 0, then net
momentum of system is 0. This means initial momentum is equals to final momentum of system. इनिशियल मोमेंटम क्या था 0 और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया जरा देखो मास मोमेंटम ऑफ बुलेट mvb प्लस मोमेंटम ऑफ गन मास गन का कितना है कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी कितनी है vg इसकी वेलोसिटी माइनस में है होगी बोलो यस और नो तो यहाँ पर vg जो कैलकुलेट हम करेंगे वो निकल के आएगा स्मॉल m वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन कैपिटल M ये है वेलोसिटी ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इसी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इसी को हम क्या कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन सही बात है तो रिकॉइल वेलोसिटी गन हमने किसकी वजह से निकाला बाय विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हम इसको कहेंगे दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है ऐसे ही रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में ये काम करेगा यस और नो हाँ अब इसी क्वेश्चन में सपोज आपसे ये बोल देता है कि बताओ भाई वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा ये जो टर्म है ना इसमें रिकॉइल यूज किया था इधर तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमने ये आ गई हमारी है ना अगर आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ गन स्पेसिफिकली वेलोसिटी ऑफ गन तो वो क्या होगा वो होगा बेटा माइनस ऑफ mvp अपॉन कैपिटल M क्या ये समझ में आया माइनस क्यों आया देखो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट ये करेगा कि वेलोसिटी ऑफ जो गन है वो है ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट यहाँ पे दिख रहा है ना बट यहाँ सर आपने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे हमने पहले से ही यहाँ वर्ड यूज कर लिया था रिकॉइल समझ में बात आ रही है हमने पहले ही डायरेक्शन बता दी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन तो यहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बताने की जरूरत रहेगी तो डायरेक्शन हम पहले से ही बता रहे थे यहाँ पर बट यहाँ उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी तो वेलोसिटी ऑफ गन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ नेगेटिव हमको लगाना पड़ेगा ठीक है तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे घुमा देता है वेलोसिटी ऑफ गन बताओ और वहां पे माइनस और एक ऑप्शन देता है माइनस का एक ऑप्शन देता है प्लस का और एक में आता है रिकॉइल वेलोसिटी तो वहां पर भी प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज करेगा तो यहाँ होगा हमारा प्लस यहाँ होगा समझ में आया ये चीज पक्का आगे बढ़ू नोट कर लिया चलिए अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इसी चीज में क्या है देखो ध्यान से एडिंग ऑफ mass on a moving mass ये भी एक कॉन्सेप्ट है अलग से कोई टॉपिक नहीं है एक तरह से कह सकते हैं इसी का प्रिंसिपल है देखो इसमें क्या है इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो जनरल तौर पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जैसे सपोज एक ब्लॉक है ठीक है ये ब्लॉक है ये बढ़िया मस्त होके इस डायरेक्शन में जा रहा था ये कुछ वेलोसिटी से ये है वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v नॉट मैंने मान लिया ठीक अब ये आगे गया कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर इसका मास है m1 इसका मास कितना है m1 क्या हुआ यहाँ पर एक दूसरा मास एक व्यक्ति होल्ड करके बैठा हुआ था और उसने क्या किया इसका मास था m2 और ये था m1
तो बहुत जेंटली यहां से इस मास को इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, बहुत प्यार से, उसको फील भी नहीं होने दिया, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं आ सकती, ठीक है। तो M2 यहां पर उसने प्लेस कर दिया। अब क्या हुआ, आगे दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से आगे जाने लगे, ब्लॉक M1 एंड ब्लॉक M2 दोनों हमारे सेम वेलोसिटी से आगे जाने लगे, और ये वेलोसिटी हो गई सपोज v फाइनल f। तो हमको बताना है क्या इस सिस्टम में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन सिस्टम्स पे नहीं है, तो M1 और M2 दोनों ब्लॉक हमारे सिस्टम में है। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम सिर्फ M1 के पास था, M2 के पास नहीं था। बीच में जैसे ये मोशन में था तो उस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया गया, M1 में कितना मास, M2 मास को ऐड कर दिया गया। तो फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं एज एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, conservation of linear momentum, we can use P initial is equals to P final। initial momentum क्या था, M1 into V naught is equals to final momentum क्या हो जाएगा, total mass M1 plus M2 into velocity, बोलो यस। तो यहां से हमने वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ मासेस हमने कैलकुलेट कर ली, M1 V naught अपॉन M1 प्लस, ये समझ में आया, बोलो आया कि नहीं, इसमें कोई समस्या, किसी भी बच्चे को परेशानी, दुख हो रहा है क्या, सर क्यों सीख लिया, बोलो नहीं ना। तो चलो एक एक क्वेश्चन करो फिर, एक क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन है इसका, लिखो, लिखना क्या, मुझे भी तो लिखना। हम्म, एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से। ए बुलेट ऑफ मास 5 kg, ए बुलेट ऑफ mass 5 kg is is fired towards fired towards a 20 kg block at speed 30 meter per second, at speed 30 meter per second, placed on a smooth surface, placed on a smooth surface. It is observed that it is observed that it is observed that the bullet penetrates the bullet observed that the bullet penetrates the block and
and comes out at a speed, comes out at a speed 10 meter per second. Full stop. Find the speed, find the final speed, find the final speed of block. देखो क्वेश्चन क्या है, a bullet of mass 5 kg is fired towards a 20 kg block at a speed 30 meter per second. और ब्लॉक कहां पर रखा हुआ था, स्मूथ सरफेस पे। ये देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट द बुलेट पेनिट्रेट्स द ब्लॉक एंड कम्स आउट। बुलेट ने पेनिट्रेट किया और बाहर निकल आया, ठीक है। और जैसे ही बाहर निकला तो बुलेट की स्पीड हो चुकी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। फाइनल स्पीड क्या फाइंड आउट करना है, ब्लॉक की फाइनल स्पीड हमको फाइंड आउट करना है। और कैसे करेंगे इसको, तरीका हमारे पास क्या है सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। क्यों, क्योंकि वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो ध्यान से, पहले पहले तो सिचुएशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ब्लॉक रखा हुआ था, बातचीत नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी आवाज, परेशानी में जाओगे, प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, घर पे दिखाऊंगा। एक बुलेट आ रही थी इस तरह से, बोलो हाँ, यस और नो, ये आ गई है देखो। उसके बाद अंदर से पेनिट्रेट करके ये बाहर निकल गई, ये है आफ्टर पेनिट्रेशन की सिचुएशन। तो देखो अंदर से ये इस तरह से होल करके बाहर निकल गई, ठीक है, यस और नो। बहुत समस्या है। हम्म, तो ये देखो एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इस बुलेट की क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इस बुलेट की क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। और ये ब्लॉक हमारा कैसा था, रेस्ट में, ब्लॉक का मास कितना है 20 kg, और इसका कितना है 5 kg। ये नाइंसाफी नहीं है क्या, कि 5 किलो का बुलेट और 20 किलो के आदमी के सामने दाग दिया, और फिर भी बुलेट ने केवल छेद ही किया, समझ रहे हो, ये तो नाइंसाफी हो गई। तो यहाँ पे होल करके आगे बुलेट किस स्पीड से निकल गई, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इसको मैं लिखता हूँ v स्मॉल v, बोलो, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अच्छा एक बात बताओ, जब ये अंदर पेनिट्रेट होके निकली बाहर, तो इसका मोमेंटम हो गया बुलेट का कम, देखो ध्यान से, इधर था 30 मीटर पर सेकंड स्पीड, इधर हो गई कितनी 10 मीटर पर सेकंड, मास तो उतना ही है बुलेट का। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मोमेंटम कम हो गया, तो अपना मोमेंटम इसने किसको दे दिया होगा, ब्लॉक को। तो ब्लॉक ने इनका मोमेंटम लेके खुद अपनी स्पीड जनरेट कर ली होगी, और वो स्पीड ही कितनी, v कैपिटल V, कैपिटल V फॉर ब्लॉक, स्मॉल b फॉर बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, अब मास इसका अगेन 20 kg है, तो यहाँ पर एक्सटर्नली कोई फोर्स आ रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एज F external is 0, therefore by
conservation of linear momentum, we can use P initial is equals to P final. Initial momentum is equals to final momentum. इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, जरा देखो ध्यान से। ब्लॉक तो रेस्ट में है तो उसकी वजह से 0 होगा, तो बुलेट की वजह से क्या होगा, 5 मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, 30 इज इक्वल टू, अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल कितनी है उसकी, मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। बोलो, तो क्या यहां से हम वी बी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? तो ये कितना हो गया 150, बोलो ये कितना है 50 प्लस ये कितना है 20 वी बी। तो यहां से ये 150 माइनस 50 हो जाएगा 100, 100 इज इक्वल्स टू 20 वी बी, and VB is equals to 100 upon 20। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हो गई हमारी फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। दिस इज आवर फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? बोलो, तो दूसरा क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करो आप लोग। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेंडुलम of mass, a pendulum bob of mass 2 kg, a pendulum bob of mass 2 kg is hanging from a string. A pendulum bob of mass 2 kg is hanging from a string of length 1 meter as shown. A bullet of mass 0.5 kg, a bullet of mass 0.5 kg moving at 10 meter per second, 10 meter per second, strikes the bob of mass
2 kg strikes the bob of mass 2 kg and gets embedded into it. Find the maximum deflection. Find the maximum deflection angle of actually angle from है of नहीं angle from vertical to which the string will be deflected. The string will be deflected. A pendulum bob of mass 2 kg is hanging from a string of length 1 meter as shown. A bullet of mass 0.5 kg moving at 10 meter per second strikes the bob of mass 2 kg and gets embedded into it. Find the maximum deflection angle from vertical to which the string will be deflected. ये हमको क्वेश्चन है. देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो इसको. ये है हमारे पास फिगर, ये बॉब है और यहां से ये सपोज इस पोजीशन पे आ गया, लेकिन इस पोजीशन पे आया कैसे? ये ध्यान से ये देखो, यहां से बुलेट आ रहा था, ठीक है. इस बुलेट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड. दिस u इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट और ये स्मॉल m ये है मास ऑफ बुलेट विच इज 0.5 kg. ठीक है. और जैसे ही ये बुलेट इससे जाके टकराएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये अपना पूरा का पूरा मोमेंटम दोनों बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और दोनों एक ही डायरेक्शन एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ने लग जाएंगे. यस और नो? तो वो वेलोसिटी कौन सी होगी? जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा उसके तुरंत बाद जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है. तो जो ये जो बॉब है इसका मोशन जैसे ही स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में जैसे ही वो टकराएंगे, कोलिजन के बाद जैसे इसका मोशन स्टार्ट होगा, तो इसके लिए वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी. जो वेलोसिटी ये गेन करेगा बॉब, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी इस बॉब के लिए. बोलो. तो बॉब फिर क्या करेगा? ऐसे टिल्ट होगा, ऊपर तक जाएगा, एंगुलर मोशन करेगा और इस तरह से ऊपर जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, और इस बॉब का मोशन रुक जाएगा. बोलो. एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा ये. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ इस पॉइंट पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन 0 होगी कि नहीं? अरे भाई बोलो ना. एक बात बताओ, एक पार्टिकल को जब आप ऊपर फेंकते हो वो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 0 होती है कि नहीं? होती है. ऐसे ही एक बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0. ये आपने वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा होगा. यस और नो? रिवाइज करो. वर्क एनर्जी पावर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं. वर्क एनर्जी पावर में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपने किया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता था? पेंडुलम थी, पेंडुलम को एक वर्टिकल डायरेक्शन में आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया,
इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल तक जाती थी और वापस आ जाती थी। तो वो जो मैक्सिमम एंगल वर्टिकल के साथ उसने ट्रेस किया उसको क्या बोलते थे? एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते थे? एंगुलर एम्पलीट्यूड। उसी एंगुलर एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है कि यहाँ पर वो मैक्सिमम एंगल क्या होगा। मैक्सिमम एंगल कब मिलेगा? जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये पहुंच गया और मैंने कह दिया यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा था? थीटा। कितना बना रहा था? थीटा। अब देखो ध्यान से, अपने इस पोजीशन से ये कितना ऊपर चला गया। यहां से ये h, ये कितना ऊपर चला गया? h समझ में आ रहा है? नहीं तो ये h ऊपर गया होगा तो h की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे आप लोग? सपोज ये l है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये कितनी है? l। तो मुझे बताओ ये हिंज पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ये है ना, ये मैंने बोल दिया m, ये मैंने बोल दिया o। o टू m डिस्टेंस कितनी होगी बताओगे मुझे कोई? बोलो। क्या o टू m डिस्टेंस l cos थीटा ही होगी? देखो जरा ध्यान से, इस l को मैं इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लूंगा तो l cos थीटा ही मिलेगा इधर। तो o m की जो लेंथ है वो कितनी होगी? l cos थीटा। यस और नो? तो क्या h जो होगी वो टोटल l में से l cos थीटा माइनस करूंगा तो h मिल जाएगा। तो हमारी h क्या हो गई? l1 माइनस cos थीटा। यस और नो? h हमारी क्या हो गई? समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? आगे बढ़ो। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये सब क्यों कर रहे हैं बेटा? ये सब क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सारे के सारे बैकग्राउंड में काम हमने सारे कर लिए। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है इसकी वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी। तो देखो सोल्यूशन इसका कैसे होगा। सोल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम कंजर्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन है? बुलेट एंड बॉब। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉब, सॉरी बुलेट क्या होगा? m इंटू यू। और इनिशियल मोमेंटम बॉब का तो जीरो ही होगा। फाइनल मोमेंटम, अब देखो दोनों एक साथ एक वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी v नॉट। हाँ बेटा, ये है m u। हाँ मैं कर रहा हूँ m u। अभी अभी लिखो है ना, एम यू इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी नॉट। ठीक है, ये वी नॉट क्या है? दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉब। इस बॉब की ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वी नॉट की वैल्यू। आपको स्मॉल एम मालूम है, कैपिटल एम मालूम है, यू मालूम है। यू की वैल्यू, स्मॉल एम की वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू 10 इक्वल्स टू 2.5, 5 सॉरी 2 प्लस 0.5, 2.5 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा वी नॉट। तो वी नॉट हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट से ये 10 गायब करो तो यहाँ से 2 आ जाएगा इसका आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉब्स मोशन। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमको एनर्जी कंजर्व कर देनी है। नाउ अब बॉब
का मोशन स्टार्ट हो चुका है और उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है 0। तो हम कह सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन by energy conservation its total kinetic energy at its initial point half अब m plus m। देखो अब बुलेट और बॉब दोनों एक साथ चल रहे हैं, ध्यान से देखो इधर, बुलेट और बॉब दोनों एक साथ चल रहे हैं, देखो स्मॉल m और कैपिटल M। तो यहाँ पर टोटल मास लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखेंगे तो टोटल मास लेना पड़ेगा हाफ mv²। v² मतलब v नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी ये है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है नहीं, इज इक्वल टू इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी मास mgh। तो टोटल मास कितना होगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g और h कितना है हमारा, हाँ तो m से m कैंसिल आउट हो गया, ये m प्लस v से m प्लस m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारे पास आंसर h के लिए आएगा v नॉट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, g अपना नीचे आ जाएगा तो ये 10 यस, और यहाँ बचेगा l, h की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ L1 माइनस कॉस थीटा, l की वैल्यू क्या है 1 मीटर, बोलो तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, यही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। जब cos थीटा 4/5 होता है तो थीटा क्या होता है 37, क्या होता है, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अब तो दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर, मैक्सिमम एंगल कितना होगा स्ट्रिंग का 37 डिग्री, करेक्ट। आसान था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं था करने को। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ए शेल इज फायर्ड, ए शेल is fired, a shell is fired from a cannon, from a cannon with speed, with speed, with a speed of 100 meter per second, 100 meter per second at 60 degree, at 60 degree with horizontal, with horizontal, with horizontal, full stop, at the highest point, at the highest point, at the highest point of its trajectory, point of its trajectory, the shell explodes, the shell explodes into two equal fragments, into two equal fragments, two equal fragments, full stop. One of these moves along
one of these moves along horizontal backward direction, horizontal backward direction, backward direction at 50 meter per second, at 50 meter per second. Find the speed of other fragment. Other fragment at the time of explosion. Explosion. अथर उसमें लिखा है क्वेश्चन, दिखाओ इधर, इधर दिखाओ, इधर लेके आओ। बाहर निकल जाओ, तुम निकल जाओ, चलो जाओ बाहर, बैग उठाओ, हाँ ऐसे जाओ। कैसे करेंगे इसको, देखो। A shell is fired from a cannon with a speed of 100 meter per second at 60 degree with horizontal. At the highest point of its trajectory, the shell explodes into two equal fragments. One of these moves along horizontal backward direction at 50 meter per second. Find the speed of other fragment at the time of explosion. मतलब देखो देखो क्या समझ बोल रहा है कि एक शेल है जो कैनन ने फायर किया, सपोज यहां से फायर किया और ये इसी प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा, बोलो। विद इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसने क्या बता दिया, 60 डिग्री, और u कितना बोल दिया उसने, 100, बोलो 100 मीटर पर सेकेंड। और उसने बोला एट हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट यही होगा, इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे शेल जब एक्सप्लोड नहीं किया था तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, ये मैंने लिख दी यहाँ पे v0, ठीक है। और अब ये एक्सप्लोड होके दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, एक हाफ इस डायरेक्शन में चला गया और एक हाफ इस डायरेक्शन में चला गया। बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना गया, वो इसका भी मास कितना है m, इसका भी m, इसका मैंने सपोज मान लिया 2m, टोटल जो शेल था उसका मास 2m, तो एक हाफ और दूसरा हाफ, तो यहां पर इसकी स्पीड उसने दे रखी है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड, और ये उसने बोला है फाइंड आउट आप करो, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करने को बोला है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अदर फ्रेगमेंट आफ्टर एक्सप्लोजन, यही बोला उसने, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसके दो इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड हो गया तो यहां पर कोई बाहर की फोर्स रेस्पॉन्सिबल थी क्या, नहीं, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स थी नहीं एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा, बोलो। तो टोटल मोमेंटम मतलब 2m, देखो इसका मास यहाँ पर है, बिफोर एक्सप्लोजन 2m था, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 2m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ दीज टू फ्रेगमेंट,
बोलो। तो हम बोल सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम कितना था 2m इंटू u इज इक्वल्स टू, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू 50, 50 है ना, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये 50 होगा माइनस का होगा, देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ माइनस का यूज करेंगे साइन, प्लस मास इंटू वेलोसिटी, ये v फाइंड आउट करना है हमको। तो ये m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तीनों। तो यहाँ से u की वेलोसिटी, u हमको मालूम है कितना है, वेट 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 वेट, ये u नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा इसको, यहाँ हमने एक गलती ये करी, यहाँ हमें u नहीं लेना चाहिए था। इनिशियल मोमेंटम u क्यों होगा, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v नॉट है, ये थोड़ी ना है, तो हमको v नॉट लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 2m इंटू v नॉट इज इक्वल्स टू 50 इंटू माइनस 50 इंटू m प्लस m इंटू v। अब ये m से m कैंसिल आउट यहाँ पे हम कर देंगे। अब देखो ध्यान से, v कैलकुलेट हमको करना है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, बट v नॉट के टर्म्स में हमको पता है इक्वेशन, तो v नॉट की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे भी करके इसको कैलकुलेट करना है। तो v नॉट क्या होगी, इसको मैंने बोल दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो ट्वाइस ऑफ v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस v, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। v कैलकुलेट करना है तो v नॉट कैलकुलेट करो पहले, तो हम अब v नॉट कैलकुलेट करेंगे। v नॉट होगा क्या, देखो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एक एंगल पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर या फिर पूरे ड्यूरेशन, पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है क्या, होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन होती नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं होती तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होता है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ux, वो कितनी होगी u cos 60, यस। तो ये u cos 60 और v नॉट, ये ux और v नॉट ये सेम हो गए ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो पूरे पाथ पे सेम रहती है। तो हम कह सकते हैं एज इन प्रोजेक्टाइल मोशन ux इज कांस्टेंट, या हम कहें vx इज इक्वल्स टू ux इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v नॉट, इनिशियल पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u cos 60, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u cos 60, u कितना हमारा 100, cos 60 1/2, तो ये 50 हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। u कितना हमारा 100, cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमको v नॉट मिल गया, बोलो हाँ, v नॉट की वैल्यू मिल गई। अब v नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करो, इन दिस सिचुएशन, इन दिस इक्वेशन पुट v नॉट इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल्स टू 50 प्लस 2v नॉट, 50 प्लस 2 इंटू 50 इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकेंड।
ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है ये? बोलो, समझ आ गया? अब हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब लिखो आप लोग, और नोट कर लिया ना? किसी का रैन छूटा नहीं? क्लास में बैठ के, क्लास में हम आए हैं और यहाँ बैठ के भी हम क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आने की जरूरत है। ठीक है? अगर कोई बच्चा ऐसा है तो क्लास में अगर नहीं आएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों इतनी तकलीफ देनी है अपने आप को? यहाँ आने का कष्ट उठाओ।